हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में अपने आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में आज हम क्या देखने वाले हैं? इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं सम आयन प्रभाव क्या होता है। अर्थात नाम से आपको पता चल रहा होगा, सम आयन मतलब एक ऐसा आयन होगा जो समान होगा, उसकी वजह से क्या प्रभाव होगा उसको हम देखने वाले हैं। इसके अंदर क्या होगा आपको सबसे पहले बता दूं मैं, एक दुर्बल विद्युत अपघट्य होगा, उसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रबल विद्युत अपघट्य है वो मिलाएंगे। तो जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है उसके वियोजन की मात्रा क्या हो जाएगी, अर्थात आयनन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? जो आयन होगा वो समान होगा उसकी वजह से। तो इसी के लिए आप डेफिनेशन क्या दे दोगे, पूरी डेफिनेशन लिखोगे यहाँ पे, सम आयनन प्रभाव हेडिंग डाल के, उसके बाद में डेफिनेशन नोट लिखवा देता हूं आपको, फिर मैं आपको यहाँ पे समीकरण लेके समझा देता हूं। तो सबसे पहले आप एक डेफिनेशन लिखोगे, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन में, क्या, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन में कोई ऐसा प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाएंगे। प्रबल विद्युत अपघट्य मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक मिलाएंगे। तो विद्युत अपघट्य मिलाएंगे तो इसमें एक आयन, अब एक आयन कौन सा हो जाएगा, या तो धनायन हो जाएगा, धनायन मीन्स H+, या फिर ऋणायन हो जाएगा OH-, राइट। तो जिसमें एक आयन समान हो जाता है, जिससे कि दुर्बल विद्युत अपघट्य है उसका आयनन कम हो जाएगा। ये चीज किसमें लिख दोगे, सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन लिख दोगे पूरी की पूरी, ठीक है। क्या लिखी पूरी लाइन, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन में कोई ऐसा प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाएंगे जिससे कि एक आयन, ब्रैकेट में लिखोगे धनायन या फिर ऋणायन, एक आयन समान हो जाता है, अर्थात दुर्बल विद्युत अपघट्य का आयनन कम हो जाता है। आगे ये बात समझ में। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, कौन सा एग्जाम्पल लेंगे, दुर्बल विद्युत अपघट्य लेंगे, उसके अंदर प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाएंगे बाद में, और क्या क्या हमारे पास में प्राप्त होता है उसके बारे में देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले एक दुर्बल विद्युत अपघट्य लेंगे एग्जाम्पल के अंदर, कोई भी दुर्बल विद्युत अपघट्य लेंगे, क्योंकि हमें दुर्बल विद्युत अपघट्य ही लेना है, उसी की वियोजन की मात्रा का प्रभाव देखना होता है। अगर प्रबल की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि प्रबल में तो पूरा क्या हो जाता है, आयोनाइजेशन हो जाता है। हाँ, तो दुर्बल विद्युत अपघट्य, आप कोई भी दुर्बल विद्युत अपघट्य ले सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित एग्जाम्पल हमारे पास में है वो CH3COOH है, अर्थात एसिटिक एसिड बोल दोगे आप, ठीक है। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य CH3COOH का आयनन, CH3COOH का आयनन, राइट। अब देखो इसके अंदर क्या करेंगे, एक रिएक्शन देखेंगे पूरी की पूरी सामने के ऊपर, और पूरा आपको मैं समझाऊंगा। हाँ, CH3COOH एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको, राइट। हाँ तब देखो सॉल्यूशन लेंगे, इसको विलयन के अंदर लेंगे ना, CH3COOH एक्वस मीडियम में लेंगे, किसमें, एक्वस मीडियम में, जलीय मीडियम में। तो क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, CH3COO- और प्लस H+ में टूट जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो विलयन बन गया ना हमारे पास में, ये इसके अंदर क्या करेंगे, कोई प्रबल विद्युत अपघट्य है उसको मिलाएंगे। तो यहाँ पे इसके आगे आप एक लाइन लिख दोगे कि क्या, इस विलयन में सोडियम एसीटेट, क्योंकि सिमिलर ऐसा आयन लेंगे जो दोनों के पास में, अर्थात स्ट्रॉन्ग, अब क्या लेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेंगे, अर्थात स्ट्रॉन्ग लेंगे, हम क्या लेंगे अपने सॉरी। तो इसमें क्या करेंगे, यदि इस विलयन में हम सोडियम एसीटेट अर्थात CH3COON है उसको मिलाएंगे, राइट। तो मिलाने पर हमारे पास में क्या बन जाएगा, CH3COO प्लस Na मिल जाएगा। तो हमारे पास में समान आयन हो जाएगा ना, CH3COO, इसकी मात्रा बढ़ जाएगी CH3COO- की, अर्थात इसकी मात्रा बढ़ गई। इसका मतलब क्या हो गया, अभिक्रिया अब इधर जाएगी वापस, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी, पश्च अभिक्रिया हो जाएगी इसके अंदर। किसकी वजह से हो जाएगी, CH3COO- की वजह से। अर्थात हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, अभिक्रिया पश्च अभिक्रिया हो गई, अर्थात पीछे की ओर अभिक्रिया जाने लगी। तो यहाँ से कैलकुलेशन क्या निकल के आ जाएगा कि जो CH3COOH है इसका आयनन क्या हो गया बच्चों, कम हो गया, राइट। तो यही चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूं अभी, यदि इस विलयन में, कौन से विलयन में, जो अभी हमने बनाया ना ये वाला, इसमें, यदि इस विलयन में CH3COO
Na। इसको आप क्या बोल दोगे, सोडियम एसीटेट बोल दोगे। ठीक है, इसको मिला देते हो, है ना। तो ब्रैकेट में आप ऐसे दिखा सकते हो, टूट जाएगा किसमें, ये सेम इसकी तरह ही टूट जाएगा, माइनस Na प्लस में टूट जाएगा। तो ये क्या ले लिया आपने, सोडियम एसीटेट ले लिया। इसको आप क्या बोल दोगे बच्चों, सोडियम एसीटेट बोल दोगे, राइट। तो ये ले लिया। इस विलयन में इसको क्या करेंगे, सोडियम एसीटेट को मिलाएंगे। तो सोडियम एसीटेट को मिलाएंगे तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, CH3COO माइनस है, इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, राइट। इसके आयन की मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई। अब आयन की मात्रा बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, अभिक्रिया किस ओर हो जाएगी, पश्च अभिक्रिया हो जाएगी, अर्थात पश्च दिशा में अभिक्रिया क्या करेगी, संचालित हो जाएगी, राइट। तो इस विलयन में क्या मिला देंगे, कौन से विलयन में, ऊपर वाले विलयन में, इसमें, राइट। CH3CON मतलब सोडियम एसीटेट मिला देंगे। तो यहाँ पे क्या बोल देंगे, अभिक्रिया पश्च अभिक्रिया हो जाएगी। ये काम करने पे क्या हो जाएगा, अभिक्रिया बच्चों पश्च दिशा में संचालित हो जाएगी, अर्थात बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी, बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी। आपकी बात समझ में आ गई। आयन क्या हो गए, समान। कौन सा है समान आयन, CH3COO माइनस, और यहाँ पर भी कौन है, CH3COO माइनस। अर्थात हम क्या बोल देंगे बच्चों, CH3COOH है, इसका क्या हो जाएगा, आयनन कम हो जाएगा इस तरह से। तभी तो अभिक्रिया क्या होगी, पश्च अभिक्रिया होगी। आयनन किसका कम हो गया, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य था हमारे पास में CH3COOH, इसका क्या हो जाएगा, आयनन कम हो जाएगा। ये चीज आप लोगों के समझ में आ जानी चाहिए। अब एक दूसरा एग्जाम्पल है, उससे और समझते हैं। जैसे कि एक दुर्बल विद्युत अपघट्य, तो सेम यही रख लेते हैं CH3COOH, और इसमें क्या मिला लेंगे, इस बार HCl मिला लेंगे। क्या मिला लेंगे, HCl मिला लेंगे। हमें तो प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाना है, चाहे आप कोई भी लो, है ना। तो इस बार क्या ले लेंगे, HCl ले लेंगे। अगर इस विलयन में पिछली बार एसिटिक सोडियम एसीटेट लिया था, इसमें क्या ले लेंगे, HCl ले लेंगे। यदि विलयन में HCl लेने पर इस बार क्या ले लेंगे बच्चों, HCl ले लेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका जलीय विलयन ले लेंगे। तो इसको डाल देंगे इसके अंदर, सॉरी सॉल्यूशन के अंदर, जो हमारे पास में बना था, इसका सॉल्यूशन बना था ना उसमें। चलो मैंने इरेज कर दिया, पूरा लिख देता हूँ दोबारा। हाँ, सबसे पहले ये लिया हमने CH3COOH, और ये किस में टूट गया, CH3COO माइनस और H प्लस में टूट गया, राइट। अब क्या हो जाएगा, इस विलयन में क्या ले लेंगे, HCl ले लेंगे, है ना, राइट। पूरा लिख देता हूँ, चलो पीछे वाले में मैंने आपको बोलकर पूरी लाइन लिखवाई थी, इस बार मैं लिख देता हूँ पूरी। इस विलयन में HCl किस में टूट जाएगा, आप लोगों को पता है, H प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। कौन से विलयन में, इस वाले विलयन में। इस विलयन में HCl मिलाया जाए तो क्या करेंगे बच्चों, HCl मिलाया जाए तो, अब देखो कौन सा समान आयन इस बार, H प्लस, यहाँ भी क्या है H प्लस, पिछले में कौन सा था, CH3COO माइनस था। तो यहाँ पे क्या हो गई, ये मिलाएंगे HCl तो H प्लस आयन की सांद्रता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मिलाया जाए तो H प्लस की सांद्रता, आयन की सांद्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है या इंक्रीज हो जाती है, ऐसे लिख दोगे। अब ये बढ़ गई इधर, तो क्या हो जाएगा, अभिक्रिया कौन सी साइड जाएगी, अब भी अपने वापस पश्च अभिक्रिया जाएगी, मतलब पीछे की ओर अभिक्रिया पुनः संपन्न होने लगेगी। तो भी क्या हो गया, यहाँ पे पीछे की ओर अभिक्रिया संपन्न हो रही है, मतलब पश्च अभिक्रिया बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, जो हमारे पास में इस साइड में CH3COOH है, इसका क्या हो गया, आयनन कम हो गया। इसी वजह से क्या हो रही है, अभिक्रिया पश्च दिशा में संपन्न हो रही है। ये चीज आप लोगों की समझ में आ जानी चाहिए। तो क्या बोल देंगे, मिलाया जाए तो H प्लस की सांद्रता बढ़ जाती है, अतः पश्च अभिक्रिया या पश्च दिशा में अभिक्रिया संपन्न होने लगती है ना। पश्च दिशा में अभिक्रिया संपन्न होने लगती है। ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई। बैकवर्ड रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, संपन्न होने लग जाएगी। इसके बाद में एक हमारे चर्चित एग्जाम्पल आ जाता है NH4OH का आयनन। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम में बार बार आता है, इसलिए मैं आपको ये भी समझा देता हूं। अगला एग्जाम्पल क्या ले लोगे, NH4OH। हाँ, क्या ले लोगे, NH4OH।
अब NH4OH का मतलब ये किस में टूट जाएगा, NH4 प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। इसमें क्या मिलाएंगे बच्चों, सिमिलर ऐसा ही कोई आयन मिलाएंगे, अर्थात जैसे कि NH4Cl है वो मिला लेंगे। तो NH4Cl है, ये किस में टूट जाएगा, NH4 प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है NH4 प्लस है वो क्या हो जाएगा, एक समान आयन हो जाएगा, सम आयन हो जाएगा। तो NH4 प्लस की मात्रा में वृद्धि होने के कारण क्या हो जाएगी, यहाँ पे अभिक्रिया क्या हो जाएगी, फर्स्ट अभिक्रिया हो जाएगी, अर्थात NH4OH के आयनन में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। इंपोर्टेंट एग्जांपल है, एग्जाम में बहुत बार आ जाता है। आपको एक चीज याद रखनी है, अभिक्रिया किस ओर संचालित होने लगेगी, पश्च अभिक्रिया, अर्थात पश्च दिशा में अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संचालित हो जाएगी, संचालित हो जाएगी। तो इसको मैं क्या लिख देता हूं, तोड़ देता हूं, आयनन करवा देता हूं, एक्वस मीडियम में है, हाँ, तो ये टूट जाएगा NH4 प्लस और OH माइनस में, राइट। ये टूट जाने के बाद में क्या हो जाएगा, अपने पास में क्या करेंगे, इसमें हम NH4Cl है इसको मिलाएंगे, राइट। तो इस विलियन में, कौन से में, इस विलियन में जो हमारे पास में अभी बना है, तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे सेम पीछे वाली, कि इस विलियन में क्या मिला देंगे, NH4Cl। अर्थात आप लोगों को पता है NH4Cl किस में टूट जाएगा, NH4Cl है वो यहाँ पे एक्वस है, NH4 प्लस और Cl माइनस में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH4 प्लस है, इसके आयन्स है, NH4 प्लस आयन्स है, ये क्या हो जाएंगे, अधिक मात्रा में हो जाएंगे, अर्थात इनकी क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो मिलाने में इस विलियन में NH4Cl मिलाने पर, हाँ विलियन में मिलाने पर क्या बात करेंगे, यहाँ पे NH4 प्लस आयनों की वृद्धि हो जाएगी, आयनों की वृद्धि। अब वृद्धि हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ भी NH4 प्लस है और इधर भी क्या है, NH4 प्लस है, इनकी वृद्धि हो गई, अर्थात अभिक्रिया किस ओर चली जाएगी, पश्च दिशा की ओर चली जाएगी। वृद्धि के कारण क्या बोल देंगे, अभिक्रिया वृद्धि, आयनों की वृद्धि हो जाएगी। अतः अगला पॉइंट क्या लिख देंगे, अभिक्रिया हो पश्च दिशा की ओर संपन्न हो जाएगी, अभिक्रिया पश्च दिशा, बैकवर्ड डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन, पश्च दिशा में संपन्न होने लगेगी। अर्थात पश्च दिशा में संपन्न होने का मतलब यहाँ पे क्या निकल के आ गया, यहाँ पे मतलब ये निकल के आ गया, इधर सांद्रता ज्यादा हो गई तो दोनों को इक्विलिब्रियम स्टेट में लाने के लिए, अर्थात साम्य में लाने के लिए इधर जाना पड़ेगा, क्योंकि इधर क्या है, सांद्रता कम है, अर्थात दुर्बल विद्युत अपघट्य है, ये कैलकुलेशन निकल के आता है। दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है, उसका वियोजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अर्थात आयनन क्या हो जाता है, डिसोसिएशन क्या होता है, कम होता है। यही बात हमें बतानी थी बच्चों, ये समझ में आ गया होगा। तो क्या बोल देंगे यहाँ पे, अतः लास्ट लाइन क्या आ जाएगी कि NH4OH का आयनन कम होने लगता है, क्या NH4OH के आयनन में कमी आने लगती है, कमी आ गई, ठीक है, NH4OH के आयनन में कमी, ये चीज यहां से निकल के आ गई। ये चीज आप लोगों को पूरी की पूरी समझ में आ जानी चाहिए। अगला एग्जाम्पल आपके साथ में एक और आ जाता है बच्चों, जैसे कि मैं इसी एग्जाम्पल के बारे में आपको समझाऊं। इस बार मैंने क्या लिया, NH4Cl लिया था, राइट। इस बार मैं क्या ले लेता हूं, इसकी जगह अगर मैं NaOH ले लेता हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेता हूं, तब क्या हो जाएगा, सेम उसी की तरह ही इसमें OH माइनस आयन है, इनकी वृद्धि हो जाएगी। इनकी वृद्धि होने के कारण क्या हो जाएगा, अभिक्रिया पश्च दिशा में संपन्न हो जाएगी, बाकी कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात NH4OH के आयनन में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। हर जगह आपको सिर्फ एक ही लाइन याद रखनी है। तो यहाँ पर क्या बोल दूंगा मैं, इस बार इस विलियन में, कौन से में, ऊपर वाले में क्या ले लेता हूं बच्चों, NH4OH ले लेता हूं। अगर NH4OH ले लूंगा तो हमारे पास में OH माइनस आयनों की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। बाकी सारा का सारा खेल यही रहेगा। तो इस बार थोड़ा सा चेंज क्या कराऊंगा, सिर्फ इस विलियन में NaOH लेता हूँ। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेता हूँ, राइट। तो NaOH है, ये किस में टूट जाएगा, आप लोगों को पता है Na प्लस OH माइनस में।
अर्थात OH माइनस OH माइनस दोनों जगह किसकी वृद्धि हो गई, सम आयन कौन सा हो गया, यहाँ पे समान आयन कौन से हो गए, OH माइनस आयन है, इनकी वृद्धि हो गई। इनकी वृद्धि होने से सेम अभिक्रिया आपस दिशा में संपन्न होने लगेगी। अर्थात क्या बोल दोगे, NH4OH के आयन में क्या आ गई बच्चों, कमी आ गई। ये कंसेप्ट आप लोगों के समझ में आ जाना चाहिए। अगर ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई है तो फिर आगे चलते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ, अब देखो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि जल का आयनिक गुणनफल है वो क्या होता है। अगली हेडिंग डालिए, जल का आयनिक गुणनफल। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, बहुत ही सिंपल है एकदम, मतलब कि जो मतलब सबसे पहले ही आपको पता होना चाहिए, जैसा हमने पीछे किया आयनन सेम ऐसा ही इसके अंदर भी हम निकालेंगे। कैसे, जैसे उत्पाद की सांद्रता अपोन में अभिकारक की सांद्रता लगा के द्रव अनुपाती क्रिया का नियम जो हम लगाते आ रहे हैं वही सेम कहानी यहाँ पे लिखेंगे। सॉरी। हाँ, तो जल का आयनिक गुणनफल हेडिंग डालिए, जल का आयनिक गुणनफल। आयनिक गुणनफल नाम से पता चल गया होगा। क्या बोल दोगे इंग्लिश के अंदर इसको, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। हाँ, इसके अंदर क्या निकालने वाले हैं हम कि जो शुद्ध जल होता है हमारा उसका हम क्या बोलेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो शुद्ध जल है वो हमारे प्रबल विद्युत अपघट्य है, दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या है, आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, जो हमारा शुद्ध जल होता है, क्या बच्चों, शुद्ध जल प्योर वाटर, ये क्या होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है। क्या होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य अर्थात वीक इलेक्ट्रोलाइटिक्स होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइटिक होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है। कौन, अपने प्योर वाटर विद्युत अपघट्य, कौन सा, दुर्बल। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई। अर्थात यहाँ पे क्या बोल देंगे, इसका आयनन है वो क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग अगली बात क्या बोल दोगे, आयनन क्या हो जाएगा बच्चों इसका, बहुत ही कम। क्यों, क्योंकि आयनन कम है, किसकी वजह से, दुर्बल विद्युत अपघट्य है इसकी वजह से। तो आयनन बहुत ही कम, क्या, बहुत कम। रीजन आप लोगों को मैंने बता दिया है। अब क्या करेंगे, इसको सामने के अंदर लेके देखेंगे। जैसे H2O है, लिक्विड फॉर्म में लेंगे, इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाएंगे, H2O के साथ में कराएंगे, क्योंकि इस बार किसकी बात चल रही है, खुद जल है उसी की बात चल रही है। तो यहाँ पे क्या बोल दोगे, दोनों फॉर्म कौन सी हो जाएंगी, H2O की हो जाएंगी लिक्विड फॉर्म में। यहाँ से इंपॉर्टेंट बात ये हो जाएगा, एक H2O ये प्रोटोन दाता हो जाएगा, अर्थात एसिड की तरह व्यवहार कर लेगा, एक दूसरा क्या कर लेगा, प्रोटोन ग्राही की तरह व्यवहार कर लेगा, अर्थात क्षार की तरह व्यवहार कर लेगा। एसिड और बेस दोनों की तरह काम करता है ये। तो आप एक को तो क्या बोल दोगे, प्रोटोन दाता बोल दोगे, राइट। आप साथ साथ में समझते चलो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इसको आप क्या बोल दोगे, प्रोटॉन डोनर बोल दोगे, राइट। ऐसे ही प्रोटॉन डोनर कौन होता है बच्चों, जिसके पास में क्या होता है, एसिड होता है, वो क्या करता है, प्रोटॉन को डोनेट करता है, अर्थात H+ को क्या करता है, डोनेट करता है, राइट। तो ये क्या हो गया, एसिड हो गया, अम्ल हो गया। ऐसे ही यह क्या हो जाएगा, अगर ये दान कर रहा है तो ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा, ग्राही हो जाएगा, राइट। तो इसको क्या बोल दोगे, प्रोटोन ग्राही बोल दोगे, प्रोटोन ग्राही। अर्थात क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। एसिड कौन सा है, जो डोनेट करता है, ग्राही मतलब जो गेन करता है, ग्रहण करता है, वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब ये दोनों रिएक्शन करके क्या बन जाएगा, हमारे पास में H3O+ और OH- बन जाएगा। H3O+ क्या है, प्रोटोन है, हाइड्रोनियम आयन है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। और ये OH- क्या है, एज ए बेस है, आपको पता है, राइट। जो OH- देते हैं वो क्या हो जाते हैं, बेस हो जाते हैं। जो हाइड्रोनियम आयन या फिर H+ देते हैं, अर्थात H3O+ देते हैं, वो क्या हो जाते हैं, एसिड हो जाते हैं। यहाँ तक आप लोगों की चीज समझ में आ गई होगी। अब सेम हमेशा जो काम करते आ रहे हैं हम वही करेंगे, क्या, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम है वो लगाएंगे और उसे क्या करेंगे, हम आगे इसको सोल्व कर लेंगे। तो मैं यहीं पे क्या लिख देता हूं, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से, राइट।
आप लोगों को अब तो उंगलियों पे हो गया होगा ये नियम, है ना, द्रव्य अनुपाती नियम, सॉरी, है ना। जुकाम लगी है बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स, सांस भी नहीं आ रही, बोलने में भी दिक्कत हो रही है, मुंह में भी क्या हो रहे हैं, छाले हो रखे हैं। फिर भी मैंने सोचा कि थोड़ी सी क्लास बना दूं, आपकी एग्जाम भी पास में है और क्या है कि टाइम से क्लास बनाना भी बहुत जरूरी है ना, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से। अब मैं कोशिश करूंगा डेली रेगुलर क्लास डालूं, एक क्लास तो आप लोगों की डेली डालूं जिससे कि एग्जाम से पहले आपको क्या हो जाए, अपने रिवाइज करने का टाइम मिल जाए, रिवीजन करने का टाइम मिल जाए। यहाँ पे के की बात करेंगे, सम स्थिरांक है ना वाटर का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से क्या बोल दोगे, अभिकारक और उत्पाद इनकी सांद्रता लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, उत्पाद की सांद्रता अपोन में अभिकारक की सांद्रता। उत्पाद क्या है, H3O प्लस और OH माइनस, तो उत्पाद की सांद्रता तो ये होगी H3O प्लस और OH माइनस। अपोन में अभिकारक की सांद्रता क्या है, अभिकारक क्या है बच्चों, यहाँ पे H2O है, मतलब वाटर है। ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर क्या है, यहाँ पे किसकी सांद्रता की बात करेंगे, अर्थात हम किसके वियोजन की बात करेंगे। यहाँ से आपको एक कंसेप्ट याद रखनी है, एक बात याद रखनी है, जो हमारा वाटर होता है, जल होता है, उसकी सांद्रता हमेशा लगभग समान रहती है। तो मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख देता हूं, जल की सांद्रता, जल की सांद्रता लगभग समान रहती है। अर्थात यहाँ पे मैं इसकी जगह क्या ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ। जल की सांद्रता क्या रहती है, लगभग समान, अर्थात ज्यादा एग्जैक्ट वर्ड सही क्या रहेगा, स्थिर रहती है। क्या, स्थिर, लगभग स्थिर रहती है, स्टेबल रहती है, राइट, स्थिर रहती है। तो यहां से मैं क्या कर दूंगा, अपोन में 1 लगा दूंगा, बाकी सेम रहेगा। तो यहाँ पे मैं KH2O ले लूंगा, है ना, KH2O इक्वल टू क्या हो जाएगा, H3O प्लस की सांद्रता और OH माइनस की सांद्रता, अपॉन में 1 हो गया, इसका कोई भी सेंस नहीं बनता। तो यहां से दोनों का क्या आ गया, गुणनफल आ गया। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूं, इसको H2O को मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं KW मतलब जल, एक ही बात है वाटर, या फिर H2O लिख दो, दोनों का मतलब क्या है बच्चों, एक ही है। KW लिखोगे तो उसको क्या बोल दोगे, जल का आयनिक गुणनफल, राइट। तो मैं यहाँ पे KH2O की जगह क्या लिख देता हूँ, KW लिख देता हूँ, W मीन्स वाटर, बाकी सेम ही है, ऊपर वाला कुछ भी चेंज नहीं है। आपको रटना कुछ भी नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो KW मीन्स वाटर, यहां से क्या निकल के आ गया, जल का आयनिक गुणनफल। KW क्या हो गया, जल का आयनिक गुणनफल हो गया। यहाँ पे साथ साथ में लिख लो, जल का आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल कौन हो गया, KW, राइट। यहां से हमारे पास में क्या आ गया, अब क्या बोल सकते हैं यहां से हम, कि जल में उपस्थित H प्लस व OH माइनस आयन, H प्लस और OH माइनस आयनों की सांद्रता का गुणनफल क्या कहलाता है, जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है। यहां से आप डेफिनेशन क्या लिख दोगे, जल में उपस्थित H प्लस, इसी के आधार पे, राइट, किसके आधार पे, इसके आधार पे, जल में उपस्थित, जल में उपस्थित H प्लस व OH माइनस आयनों की सांद्रता का गुणनफल, सांद्रता का या सांद्रताओं का गुणनफल, किसका, सांद्रताओं का गुणनफल ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि सांद्रता अकेले नहीं है, सांद्रताओं का ज्यादा सही रहेगा। बाकी कुछ भी लिखो, आपके तो कथन दिया होगा ना, तो सांद्रताओं का गुणनफल क्या कहलाता है बच्चों, KW, अर्थात जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है, राइट। जल में उपस्थित H प्लस व OH माइनस आयनों की सांद्रता का गुणनफल क्या कहलाता है, KW, अर्थात KW को मैंने क्या लिख दिया है, जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है। यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो इसे अगली एक इंपॉर्टेंट लाइन में आप लोगों को समझा देता हूँ। बच्चों फिक्स वैल्यू है, आपको याद रखनी है, ठीक है, कहीं से कुछ नहीं निकालना, आपको सिर्फ याद रखनी है। जैसे कि हमारा रूम टेम्परेचर होता है, एट रूम टेम्परेचर, आप लोगों को पता है रूम टेम्परेचर होता कितना है, रूम टेम्परेचर कितना मानते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप इसको केल्विन में चेंज कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 298
केल्विन हो जाएगा। अर्थात एग्जैक्ट लो तो कितना हो जाएगा, जैसे कि 298.15, हालांकि 298 केल्विन ही बोला जाता है। तो इस ताप के ऊपर हमारे पास में क्या हो जाता है, H और OH है, इसकी सांद्रता इक्वल होती है और कितनी होती है, 1.0 इंटू 10⁻⁷ m होती है। राइट, यही चीज मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ। यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, अगर यहाँ से दिख रहा है तो मैं आपको यहाँ लिखा देता हूँ नहीं वहां उधर लिखा देता हूँ। हाँ, तो यहां से मैं आपको यही चीज दिखाना चाह रहा हूँ, रूम टेम्परेचर पे इसका कितना लिख दोगे आप, H+ या फिर OH-, इनकी सांद्रताएं हैं, उसको आप कैसे लिख दोगे, 1.0 इंटू 10⁻⁷ m मोलर का। राइट, ये चीज क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपको याद रखनी है डायरेक्ट। अब यहाँ पे बात करें अगर इनकी Kw की वैल्यू की, तो दोनों की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। कहाँ पे, यहाँ पर। अगर मैं यही वैल्यू दोनों की पुट कर दूं, इक्वल है दोनों, तो क्या हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो मैं Kw की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ, इसीलिए मैंने वहां पे रख दिया, वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे। दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। इसका भी 1.0 इंटू 10⁻⁷, इधर इसकी वैल्यू भी क्या है, 1.0 इंटू 10⁻⁷। आप लोगों को कंसेप्ट पता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 1 ही रहेगा, लेकिन पावर को हमेशा जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जुड़ती है, याद रखना। तो दोनों कितनी हो जाएगी, -7 और -7 कितनी, -14। राइट, ये हो गया 10⁻⁻14। m और m मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, m²। ये चीज आप लोगों को याद होना चाहिए, ये चीज आप लोगों के याद होनी चाहिए। अब 1.0 लिख दो या 1 लिख दो, दोनों का मतलब एक ही है, कोई भी चेंज नहीं होने वाला। इंपॉर्टेंट बात, क्या मैं टेम्परेचर चेंज करता हूं तो Kw की वैल्यू है उसमें क्या चेंज दिखता है आपको, क्या चेंज आता है, अगर आता है तो। ये क्वेश्चन एग्जाम में कथन के रूप में डायरेक्ट देता है, तो यहां से आप लोगों को याद रखना है। मैं आपको कथन लिखवा देता हूं कि ताप बदलने पे Kw का मान है वो भी बदलता है। क्यों बदलता है, क्योंकि Kw एक साम्य स्थिरांक है, तो साम्य स्थिरांक है तो इसका मतलब तो तापमान बढ़ाने पे इस पे कोई फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फर्क पड़ता है। इंपॉर्टेंट बात, इसलिए क्या बोल दोगे, ताप बढ़ाने पर Kw का मान बढ़ता है क्योंकि H2O का आयनन अधिक होगा, अर्थात H+ और OH- आयनों की सांद्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो यहीं से आप लोगों को क्या समझना है बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाने पे मीन्स T इंक्रीज करने पर Kw भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों होता है, इसका रीजन मैंने क्या बताया, क्योंकि Kw का मान बढ़ता है अर्थात H2O का आयनन अधिक होगा। अगर आयनन अधिक होगा तो H+ और OH- आयनों की सांद्रताओं में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो इसका रीजन आप लोग क्या लिख सकते हो सॉरी फॉर दैट, H2O का आयनन बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ने पे, H2O का आयनन बढ़ता है, अर्थात आप क्या बोल दोगे, H+ OH- की सांद्रता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ब्रैकेट में लिखने का मतलब क्या होता है बच्चों, सांद्रता ही होता है। यहां तक आप लोगों की चीज समझ में आ गई होगी। राइट, अब आगे चले, इरेज कर दें इसको या फिर यहीं पे समझा दें। लास्ट टॉपिक है आपके पास में यहाँ पे एक छोटा सा, कि जल की मोलर सांद्रता है वो क्या होती है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना है, वैसे आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। जल की सांद्रता का मतलब क्या हो गया, 1 लीटर जल का द्रव्यमान अपॉन जल का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान मीन्स H2O का मोलर द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, किसी का भी निकालो, आप लोगों को आना चाहिए। मतलब हाइड्रोजन के 2 मोल, मतलब मोलर मास की तो बात कर रहे हैं ना मोलर द्रव्यमान का मतलब, तो हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन में 2 हो गए, 1+1। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, मतलब 8+8। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का सम किसके इक्वल होता है, मोलर मास के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप क्या बोल दोगे, 18 होता है। किसका, जल का मोलर मास, अर्थात मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 18 होता है। अब यहाँ पे मैंने क्या बताई, जल की मोलर सांद्रता कि 1 लीटर जल का द्रव्यमान अपोन में जल का मोलर द्रव्यमान। 1 लीटर में कितने ग्राम होते हैं, ml होते हैं बच्चों, 1000, मतलब 1000 में 18 का भाग दे देंगे तो हमारे पास में मोलर सांद्रता आ जाएगी जल की, वो कितनी आ जाएगी,
55.55 m आ जाएगी। बस यही चीज आप लोगों को बतानी थी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर? हाँ, क्या बताया मैंने? मोलर सांद्रता किसकी? जल की। मोलर सांद्रता, जल की मोलर सांद्रता। मोलर सांद्रता को आप क्या बोलोगे? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। अब देखो इसकी मैंने परिभाषा क्या लिखा दी? जल की मोलर सांद्रता इक्वल टू जल की मोलर सांद्रता। अब ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो? मोलर सांद्रता को H2O भी लिख सकते हो। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे H2O इक्वल में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1 लीटर जल का द्रव्यमान। 1 लीटर जल का द्रव्यमान मतलब 1 लीटर जल का द्रव्यमान अपॉन में जल का मोलर द्रव्यमान। किसका? जल का। जल का मोलर मास ऑफ वाटर। जल का मोलर द्रव्यमान। अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1000 अपॉन 18 किसके इक्वल हो जाएगा? 55.55 मोलर। ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी। ये चीज आपको डायरेक्ट याद रखना है, कथन के रूप में देगा, सीधा का सीधा आपको टिक लगा देना है। आपको इकाई वगैरह सारी याद होनी चाहिए। यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अगर ये बात आप लोगों के समझ में आ गई है तो फिर हम आगे चलते हैं। अगर इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, जैसे कभी कभार आपको पूछ लेता है जल का आयनन स्थिरांक कितना होता है, इसका मान आपको निकालना होता है। तो कैसे निकालोगे? वियोजित तथा जो अवियोजित जल का अनुपात होता है उससे निकालोगे। वियोजित जल कितना? जैसे कि मैंने आपको बताया था 10⁻⁷। अवियोजित जल कितना? 55.55 अपॉन में आ जाएगा। 10⁻⁷ अपॉन में ही आ जाएगा, तो 2 × 10⁻⁹ आ जाएगा। तो जल का आयनिक स्थिरांक भी इसी से लिखाएंगे। कैसे? K इक्वल टू क्या होता है? KW अपॉन H2O होता है, तो उससे निकालेंगे तो KW की वैल्यू हमारे पास में है 10 × -14 जो अभी हमने निकाली थी। इसमें 55.55 की 55 से डिवाइड कर देंगे, राइट? तो 2 × 10⁻16 आ जाएगा। ये चीज आप लोगों को आनी चाहिए, राइट? तो यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं कल एक और लेटेस्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।